Today's topic for discussion is law of demand. So we all know that firstly what is demand? Demand क्या है? Demand is our desire, our need, okay, at a point of time when we are standing in a market, okay, we are in that physical place and the need, the desire at a particular point of time when we are having money in our pockets. So this is the demand. Demand की definition सिर्फ desire, want या नीड नहीं है। आप मार्केट में खड़े हो पर्टिकुलर टाइम पे उस फिजिकल प्लेस में जहाँ पे चीज़ें बिक रही हैं, शॉपकीपर इज़ विलिंग टू गिव यू प्रोडक्ट्स, इज़ विलिंग टू सेल यू प्रोडक्ट, ओके, एंड यू आर विलिंग टू बाय। आपका माइंड सेट है कि मुझे ख़रीदना है, आपकी डिज़ायर है, नीड या वांट है, एंड प्लस वांट नीड डिज़ायर से डिमांड नहीं बनती। यू शुड ऑल्सो हैव मनी इन योर पॉकेट टू परचेज दैट प्रोडक्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। दैट मीन्स द डिमांड उस चीज़ की बन गई है, okay. So this is the demand. So next we'll move to the law of demand. So what does the law of demand states? So very briefly, law of demand में हम दो वेरिएबल्स को कंसिडर करते हैं। एक तरफ हम प्राइस ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं, दूसरी तरफ हम क्वांटिटी डिमांडेड देखते हैं। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट मतलब एमआरपी कितनी प्रोडक्ट पे लिखी हुई है, क्या प्राइस पे वो क्वांटिटी हमारी मार्केट में अवेलेबल है, ओके। एंड क्वांटिटी डिमांडेड मतलब हमें उस प्राइस के ऊपर कितनी क्वांटिटी चाहिए उस गुड की, ओके, कोई भी गुड हो सकता है। एंड इसका हम लॉ की स्टेटमेंट कैसे देते हैं? दैट व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स दिस क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस एंड वाइस वर्सा। जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस गिर जाती है तो क्या करते हैं कंज्यूमर्स बिकम मोर हैप्पी एंड दे रश टू मार्केट एंड बाय मोर ऑफ दैट प्रोडक्ट। सो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ही अगर किसी प्राइस की किसी क्वांटिटी की किसी हम गुड की बात करते हैं तो गुड की जो प्राइस है वो राइज हो जाती है, तो कंज्यूमर्स बिकम अनहैप्पी एंड दे डोंट वांट टू बाय मोर ऑफ दैट गुड, ओके। तो वो क्वांटिटी डिमांड को क्या करता है? डिक्रीज़ कर देता है, वहाँ से कम हो जाती है क्वांटिटी डिमांडेड। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन हर जगह पूछी जाती है, एग्ज़ाम्स में, वाइवाज में, इंटरव्यूज़ में, बट जो भी आंसर देने वाले होते हैं बस ये अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट जो होता है ये भूल जाते हैं एंड उन्हें सिर्फ ऊपर का याद रहता है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम ये बोल देते हैं कि अदर थिंग्स में क्या क्या आता है? हमारी पॉपुलेशन आती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कि सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं, हमारे पॉपुलेशन का साइज़ आता है, हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आते हैं। ये सब चीज़ें जो आगे हम डिस्कस करेंगे, ये सब चीज़ों को हम कॉन्स्टेंट कंसिडर कर देते हैं कि ये चेंज नहीं हो रही। अभी के लिए हम सिर्फ प्राइस और क्वान्टिटी डिमांडेड को ही कंसिडर कर रहे हैं। तो एल्जेब्रिक फॉर्म में अगर देखा जाए, जैसे मैंने आपको बोला कि हम लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ दो वेरिएबल्स लेंगे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? प्राइस इज़ द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। हम ऐसे लिखेंगे P इज इक्वल्स टू F ब्रैकेट में Q डॉट टी। अब ये क्या है? प्राइस इज़ द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, दैट मीन्स कि प्राइस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, ओके। तो अगर प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी, और अगर प्राइस घट जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। काइंडली नोट, देयर इज़ नॉट पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव रिलेशन है जिसको हम इनवर्स रिलेशन भी बोलते हैं, पॉजिटिव रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट वी कम टू एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एजम्पशंस होती हैं कि हम कुछ चीज़ों को किसी लॉ के लिए, जैसे हम फिज़िक्स में 9th-10th में काफ़ी लॉज पढ़ते हैं, तो कुछ प्रोपोजिशंस दी जाती हैं, कुछ कंडीशंस बना दी जाती हैं जिसमें वो एक पर्टिकुलर लॉ एप्लीकेबल होगा। और ज़्यादातर एजम्पशंस में, प्रोपोजिशंस में हम कुछ चीज़ों को कांस्टेंट कर देते हैं ताकि वो हमारे लॉ के फिनोमिना में, उसकी वर्किंग में, उसके ऑपरेशन में इंटरफेयर ना करें। यहाँ पे भी हम कुछ चीज़ें इज्यूम करके चलते हैं इस लॉ में, ओके, ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो इनकम ऑफ कंज्यूमर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है? इनकम ऑफ कंज्यूमर कांस्टेंट है मतलब कि जब आप मार्केट में उस चीज़ को लेने जा रहे हो, तो आप घर से अगर पैसे लेके निकले हो, ठीक है, तो आपकी इनकम जो है, यानी कि आपकी जो मनी है वो कांस्टेंट है। इनकम यहाँ पे आपकी सैलरी भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आप उसमें से अपना राशन का बजट निकालते हो महीने का। इनकम वो इनकम भी हो सकती है कि अगर स्टूडेंट है तो उसकी जो घर वाले उसको पॉकेट मनी दे रहे हैं, ठीक है,
वो कांस्टेंट है। यानी कि कंज्यूमर जो इनकम लेके मार्केट में निकल रहा है वो कांस्टेंट है। वो 50 रुपये लेके निकल रहा है तो मार्केट में जब वो जाके खड़ा होगा 55 रुपीज़ नहीं बन जाएंगे, वो 50 रुपीज़ ही रहेंगे। कोई मैजिक और मिरेकल नहीं होगा। मेरे पास 50 रुपीज़ ही घर से लेके निकली हूँ तो 50 रुपीज़ ही मार्केट में जाके मेरे पास रहेंगे, वो 55 नहीं हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर कांस्टेंट। मैं अगर घर से निकली हूँ, मेरा टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है कि मुझे क्लासमेट के रजिस्टर्स बाई करने हैं, तो वहाँ जाके मेरा टेस्ट बदलेगा नहीं कि मुझे अब और कोई ब्रांड के रजिस्टर्स बाई करने हैं। ओके, मेरा टेस्ट और प्रेफरेंस कांस्टेंट है। मुझे क्लासमेट के रजिस्टर्स की पेपर क्वालिटी ठीक लगती है एंड मैंने उससे अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो आई विल बाई दैट रजिस्टर ओनली ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड। मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रहेगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज कांस्टेंट। यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं जो ज़्यादातर कंफ्यूज कर देती है। रिलेटेड गुड्स में दो तरीके के गुड आते हैं, सब्सटीट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स वो होते हैं जो गुड्स एक दूसरे की जगह पे यूज़ किए जाते हैं। सपोज़ कि मैं मार्केट गई, मेरे पास 50 रुपीज़ है, मुझे पेप्सी की 2 बॉटल्स लेनी है, बट अब 50 रुपीज़ में वो 2 बॉटल्स पेप्सी की नहीं आ रही क्योंकि पेप्सी ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, घर में मुझे ड्रिंक्स तो लेके जानी ही है, तो मैं क्या करूँगी, पेप्सी जैसी हूबहू दिखती कोई और ब्रांड की, मैं थम्स अप जैसे कि आप कह लो, ठीक है, वो ब्रांड की जो 50 रुपीज़ में मेरे आ जाएं, वो ब्रांड की 2 बॉटल्स मैं पिक करूँगी और मैं घर वापस जाऊँगी। ये हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं, सो अब हम बात करेंगे जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक के बिना दूसरा गुड यूज़ नहीं हो सकता। जैसे कि पेन एंड रिफ़िल, पेन का कोई यूज़ नहीं है रिफ़िल के बिना। कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल का कोई यूज़ आप अगर करना चाहते हो तो आपको कार में डालना पड़ेगा और कार का यूज़ पेट्रोल के बिना नहीं है, ठीक है। एंड प्राइस ऑफ गुड इज़ कांस्टेंट। जब आप मार्केट में जा रहे हो, ओके, तो आपकी ये साइकोलॉजी है और आप ये मन में धारणा लेके चल रहे हो कि मैं मार्केट में जा रहा हूँ, मेरे पास 50 रुपीज़ हैं, तो क्लासमेट का जो मेरा रजिस्टर है वो 20 रुपीज़ का आ जाएगा, ठीक है। जो प्राइस है गुड की वो कांस्टेंट रहेगी और हमारी कोई भी कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है कि फ्यूचर में उसकी प्राइस, फ्यूचर में यहाँ बात हो रही है कि प्राइस गुड की कांस्टेंट है और वो फ्यूचर में कोई प्राइस उसकी वो नहीं होने वाली, इंक्रीज़ नहीं होने वाली। क्योंकि क्या होता है, ये एजम्पशन क्यों दी गई है। आप लोगों ने होर्डिंग का मतलब सुना होगा। होर्डिंग का ज़्यादातर क्या होता है, जब लॉकडाउन हुआ था तो क्या होता है कि एक दहशत फैल जाती है कि अब सप्लाई नहीं आएगी, सप्लाई नहीं आएगी, राशन की सप्लाई नहीं आएगी, लॉकडाउन हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी, कर्फ्यू लग जाएगा। कहीं जगह पे ऐसा भी हो जाता है तो पहले ही राशन शॉप से हम अपने ग्रोसरी शॉप से कर्फ्यू एंड लॉकडाउन के कंडीशंस में हम क्या करते हैं, स्टॉक कर लेते हैं अपने घर में, किचन में आटा दाल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन ये भी होती है कि हमें होर्डिंग इसलिए करनी है क्योंकि हो सकता है कि जब चीज़ें बाकी सब लोग ले जाएं और अगर हम ना ले पाए तो चीज़ें जब कम रह जाएंगी तो उनके दाम शॉपकीपर बढ़ा के बेचेगा। ये सेलर की भी साइकोलॉजी है। तो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन उत्पन्न नहीं होने वाली है। फ्यूचर में कोई कर्फ्यू, लॉकडाउन की, कोई स्कारसिटी की, होर्डिंग की कोई संभावना नहीं है। मार्केट में ऑपरेशन सिंपल, परफेक्ट, रूटीन में जैसा चलता है, नॉर्मल, वैसा ही चलेगा। इसलिए हम ये एजम्पशन लेते हैं। यहाँ पे कोई एंग्जाइटी रिडन सेलिंग और परचेजिंग ऑफ गुड्स नहीं होने वाली है। ये चीज़ इस प्राइस ऑफ गुड इज़ कांस्टेंट में हम कंसिडर करते हैं। ओके।